हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 2 जो है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट ऑन विद इट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हैज बीन प्रपोज्ड बाय। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। इसका आंसर आपको मुझसे पहले आ जाना चाहिए। किसने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? तो ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी। किसमें? उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी हमारी रेड ब्लड सेल्स में। और किसके अंदर देखी थी? उन्होंने देखी थी हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। कहाँ देखा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। और उन्होंने क्या कहा था बच्चों? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है? ये होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कैसी होती है ये? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसी होती है? तो ये उन्होंने कहा था कि जब मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक नदी है और इसके ऊपर जो प्रोटीन है वो बोट की तरह तैर रहे हैं। तो क्या होता है हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर? तो ऐसा होता है हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर। ये रहता है उसका हेड पार्ट, जो क्या रहता है बच्चों? जो रहता है फॉस्फेट। एंड नीचे क्या रहता है? नीचे रहते हैं हमारे टेल। तो ये रही मेरी टेल पार्ट, जो क्या रहती है? लिपिड। अब बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्या कि जो हेड पार्ट रहता है वो कैसा रहता है? वो रहता है, जल्दी बताओ, वो रहता है हाइड्रोफिलिक। एंड जो टेल पार्ट रहता है वो कैसा रहता है? वो रहता है हमारा हाइड्रोफोबिक। अब ये जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारी जो सेल है ये हमारी सेल है, सेल के बाहर भी पानी है और सेल के अंदर भी पानी है। अगर ये हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक नहीं होता तो क्या कोई भी चीज हमारी सेल को क्रॉस कर पाती? नहीं। लेकिन ये हाइड्रोफिलिक है। क्यों? क्योंकि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर ये सारा पानी सेल के अंदर आने देता तो सेल क्या हो जाती? सेल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता। इसलिए जो हमारा टेल पार्ट है जो है हाइड्रोफोबिक, मतलब वो नफरत करता है पानी से कि नहीं भैया मैं तुम्हें सारा पानी नहीं आने दूंगा अंदर। तो ये जो है ये सारे पानी को अंदर आने से रोकता है। तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है? ये करवाता है प्रोटीन्स, आयंस और लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट। इसलिए ये क्या करते हैं दोनों मिलके? ये दोनों मिलके सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो हेड पार्ट है ये पूरे हमारी सेल में ऐसे अरेंज रहते हैं। ये रहे ऐसे दोनों लेयर में अरेंज रहते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रोटीन्स। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन सेल के अंदर एकदम एम्बेडेड रहते हैं और कुछ प्रोटीन हमारे पेरिफेरल में रहते हैं। तो जो एम्बेडेड रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एम्बेडेड प्रोटीन्स। क्या कहते हैं? एम्बेडेड प्रोटीन्स। एंड ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, अब उन्होंने कहा था कि जब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस स्ट्रक्चर को तो कैसा दिखेगा? तो ये दिखेगा हमें कि ये हेड है और इसके ऊपर जो प्रोटीन है वो कैसे तैर रहा है? वो एक नदी की तरह तैर रहा है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर। कैसा? डायनामिक स्ट्रक्चर, मूव होता हुआ स्ट्रक्चर है। ये कांस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या है? ये कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है ये स्ट्रक्चर। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, अगर कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल है वो जाके प्रोटीन को अटैच हो जाता है, वो जाके कहाँ अटैच हो जाता है? प्रोटीन में। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हमारा ग्लाइको प्रोटीन। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाके अटैच हुआ? हमारे प्रोटीन पे। एंड यही अगर वो लिपिड से अटैच हो जाए तो क्या कहेंगे उसे?
वेरी गुड, उसे कहेंगे हम ग्लाइकोलिपिड। इतना क्लियर है आपको? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसको क्या कहते हैं हम? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था ये? सिंगर एंड निकोलसन ने। इतना क्लियर है आपको? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 2 कि राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ दे आर आस्किंग कि राइबोसोम्स कैसे बने हैं। तो बच्चों सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। कैसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम? तो ये हमें पता है कि राइबोसोम के पास क्या नहीं रहता? मेम्ब्रेन नहीं रहती। तो राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। क्या? राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है एकदम, कि राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती। तो राइबोसोम के पास क्या रहता है? तो राइबोसोम यूजुअली किससे बनता है? हमारी दो चीजों से। एक है हमारी लार्ज सब यूनिट एंड दूसरी है हमारी स्मॉल सब यूनिट। जय कुछ याद आया आपको इससे? लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में अलग होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक में अलग होते हैं। तो यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स कैसे होते हैं बच्चों? तो यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स होते हैं हमारे 70S राइबोसोम। एस क्या है बच्चों? तो एस है स्वेटबर्ग यूनिट। स्वेटबर्ग यूनिट से क्या मतलब है कि जब हम इनका सेडिमेंटेशन करते हैं तो जितना ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट रहता है उसके अकॉर्डिंग इनका कह सकते हैं नंबरिंग की जाती है। तो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो रहता है राइबोसोम्स वो कितने यूनिट का रहता है? वो रहता है 70S राइबोसोम्स। एंड हमारे प्रोकैरियोटिक में कैसा रहता है? तो प्रोकैरियोटिक में रहता है हमारा 80S राइबोसोम। कैसा रहता है? 80S राइबोसोम्स। अब आ जाइए, ये तो रहा कह सकते हैं ओवरऑल अबाउट राइबोसोम्स। अब उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? तो बच्चों ऐसे करके एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लार्ज सब यूनिट। क्या कहते हैं इसको? लार्ज सब यूनिट। और यही एक नीचे से एक स्ट्रक्चर रहता है उसको हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। क्या कहते हैं? स्मॉल सब यूनिट। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की कि ये जो लार्ज स्मॉल सब यूनिट है ये बनी किससे हैं? तो बच्चों ये बनी है हमारी राइबोसोमल आरएनए से। कैसे बनी है ये? राइबोसोमल आरएनए से। कहां से आते हैं ये राइबोसोमल आरएनए? तो ये आते हैं हमारे न्यूक्लियोलस से। कहां से आते हैं? न्यूक्लियोलस से। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोलस का फंक्शन है राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस करना। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये मिलके बनाते हैं हमारे लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की, जो हमारा स्मॉल सब यूनिट है इसी के पास एक साइट रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? तो उस साइट को हम कहते हैं mRNA बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं? mRNA बाइंडिंग साइट। ये mRNA क्या है बच्चों? तो mRNA स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। किसके लिए स्टैंड करता है वो? मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए का काम क्या है बच्चों? तो इस मैसेंजर आरएनए का काम है ट्रांसलेशन में। किसमें काम है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या चीज है बच्चों? तो प्रोटीन को कोड करना। mRNA एंड अमाइनो एसिड्स जब साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं प्रोटीन। क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं हमारे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कब कैसे बने? तो प्रोटीन्स को ट्रांसलेट करा हमने किसमें? mRNA से अमाइनो एसिड के साथ हमने प्रोटीन को ट्रांसलेट करा। ये समझ गए आप कि स्मॉल सब यूनिट के पास क्या है? mRNA बाइंडिंग साइट। अब
यही स्मॉल सब यूनिट के पास एक और चीज है जो है हमारे कोडॉन्स एंड एंटी कोडॉन्स। तो यहां होते हैं हमारे कोडॉन्स, ये रहे हमारे कोडॉन्स। तो कोडॉन्स भी कहां रहते हैं? हमारे एमआरएनए के ऊपर। इसके ऊपर क्या अटैच होता है बच्चों? तो इसके ऊपर आके अटैच होता है हमारा टीआरएनए। क्या अटैच हुआ? टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। इस ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होते हैं? तो इस ट्रांसफर आरएनए के पास होते हैं एंटी कोडॉन्स। क्या होते हैं? एंटी कोडॉन्स। जब ये कोडॉन्स और एंटी कोडॉन्स बाइंड करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं हमारा प्रोटीन। क्या प्रोड्यूस करा? प्रोटीन। इतना क्लियर है? तो ये था हमारे आरएनए के बारे में। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस हमारे क्वेश्चन में है कि राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑप्शन ए ओनली आरएनए, ओनली राइबोसोमल आरएनए से बना है। क्या ये सही ऑप्शन है? क्या ये सही ऑप्शन है? नहीं, ये सही ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन बी पे आओ, आरआरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए एंड प्रोटीन्स। क्या क्या कहते हो? तो हाँ, ये सही है कि ये तो बना है राइबोसोमल आरआरएनए से। इतना क्लियर है आपको? राइबोसोमल आरआरएनए से। और किससे बना है? ये बना है प्रोटीन से। इतना तो क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोमल आरआरएनए, प्रोटीन्स एंड डीएनए। क्या ये डीएनए से बना है? कहीं भी इसमें आपको डीएनए दिखता है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है ना। ऑप्शन नंबर डी है लिपिड्स। क्या ये लिपिड्स से बना है? नहीं, तो इसमें प्रोटीन्स हैं? हाँ है। क्या इसमें डीएनए है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है अ मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल वॉल इन अ प्लांट सेल। ऑप्शन नंबर बी है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी है अ मेम्ब्रेन कवरिंग द वैक्यूल एंड ऑप्शन नंबर डी है अ मेम्ब्रेन कवरिंग द प्लास्टिड्स। तो बच्चों टोनोप्लास्ट क्या होता है? ये रहा मेरा प्लांट सेल, ये रहा मेरा प्लांट सेल। प्लांट के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सैप वैक्यूल। तो ये वैक्यूल क्या है बच्चों? तो वैक्यूल इज द मेजर स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ आयन, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स। तो ये स्टोरेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स के पास। एंड इनका न्यूक्लियस होता है इतना सा और सैप वैक्यूल होता है इतना बड़ा। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई एकदम कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है स्टोरेज के लिए। इनके पास कोई वेल फंक्शनिंग नहीं है, इसलिए इनके पास वैक्यूल होता है स्टूडेंट्स, जिसमें ये सारा अपना न्यूट्रिएंट्स, आयंस सब कुछ स्टोर करते हैं। दैट इज फुल ऑफ एनर्जी। आपने नोटिस करा होगा जब भी आप प्लांट के बड़े से बाग को कट करते हो तो एक स्टिकी सा म्यूकस सा ग्रीन कलर का सब्सटेंस निकलता है। तो वो जो स्टिकी म्यूकस सा सब्सटेंस है वो क्या है? वो यही सैप वैक्यूल होता है जो प्लांट को हेल्प करता है स्टोरेज में ऑफ आयंस, एनर्जी, ताकि जब भी उसे रिक्वायरमेंट हो उसके पास ऑलरेडी अबंडेंट एनर्जी प्रेजेंट हो। तो ये जो सैप वैक्यूल है इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या होगा बच्चों? तो टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन covering the vacuole. I hope this is clear to you. Next question. Now, describe the various mechanism of transport across the plasma membrane. अब आ जाओ with the help of a label diagram. अब बच्चों ये चीज याद रखो कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है? तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हमारे दो टाइप का होता है। कैसा होता है? दो टाइप का होता है।
तो दो टाइप का मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट रहता है, जिसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट अगेन दो टाइप का होता है, जिसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब बच्चों क्या है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट? तो जब भी हमें ट्रांसफर करना है चीजों का इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ मूव कर रहे हैं, हम हाई टू लो जा रहे हैं, उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो नो एनर्जी, तो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है इसमें हमें, तो इसलिए हम उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। कॉन्सेंट्रेशन के साथ, यहाँ पे हमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाना, हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ जा रहे हैं, हम हाई टू लो जा रहे हैं। अब बच्चों इसी को ही दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एक है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, एक है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? जब हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना है। क्या कराना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारी बॉडी में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो ब्लड में जाती है एंड देन ब्लड से वो बाहर निकलती है। तो उस प्रोसेस में क्या कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? नहीं, तब ये खुद ही हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसका एग्जांपल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बच्चों फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है कि अब हमें कोई प्रॉपर चैनल्स या कैरियर चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें चैनल्स और कैरियर चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे? चैनल्स एंड कैरियर। मतलब अब हमारा इतनी आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, अब हमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए जिसके थ्रू हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आयंस हो रहे हैं। तो चैनल्स का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? तो चैनल्स का एग्जाम्पल है हमारे आयन चैनल्स। कौन से? आयन चैनल्स। इसमें अगर आपको सिर्फ सोडियम चैनल चाहिए या आपको सिर्फ पोटेशियम चैनल चाहिए, वहाँ पे क्या चाहिए? हमें कोई एक प्रॉपर गेट चाहिए जिसके थ्रू हमारी गैसेस ट्रांसपोर्ट कर सकें या जिसके थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट्स और आयंस ट्रांसपोर्ट कर सकें। उसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? एक और उसका एग्जाम्पल है हमारा, वो है एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या है? वाटर चैनल। क्या है? वाटर चैनल। क्या कहते हैं उसे? एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या होता है बच्चों? अगर हमें वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड चैनल है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं एक्वापोरिन। नाउ कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो बच्चों कैरियर प्रोटीन्स काम आते हैं ग्लूट4। ग्लूट4 इज एन एग्जांपल ऑफ कैरियर प्रोटीन। ये क्या करते हैं? ये लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर, सपोज इंसुलिन का ट्रांसफर करना है मुझे, तो ग्लूट ने लिया इंसुलिन, उसके बाद क्या करा? इसको दिया सेल के अंदर, जैसे ही सेल के अंदर दिया वापस इसने अपने स्ट्रक्चर पे आ गए। तो ग्लूट, ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स हैं कैरियर प्रोटीन के। मतलब इनके पास एक नाव है, एक कश्ती है जिसमें कोई इंसान बैठता है, फिर उसको पानी में फेंक देते हैं, फिर वापस से वो कश्ती अपने शोर पे जाती है, फिर किसी इंसान को लेती है, फिर पानी में फेंक देती है। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ कि कैरियर प्रोटीन्स क्या करता है। फॉर एन एग्जाम्पल ग्लूट क्या करता है? इंसुलिन लेता है, फिर सेल के अंदर दे देता है, वापस जाता है, दूसरा इंसुलिन का मॉलिक्यूल लेता है, फिर वापस सेल में फेंक देता है और फिर वापस अपनी जगह पे चले जाता है। तो ये क्या है? ये कैरियर है, इसके पास एक व्हीकल आ गया सेल के अंदर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर ऐसे नहीं जा सकता, तो उसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। अभी भी हमें एनर्जी की जरूरत हो रही है? तो नहीं, अब हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन किसमें हमें एनर्जी की जरूरत है? तो हमें एनर्जी की जरूरत है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
क्यों होती है? क्योंकि अभी हमें जाना है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे जाना है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या चाहिए अब हमें? अब हमें चाहिए एनर्जी, एटीपी चाहिए क्यू ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, क्योंकि अब हम हाई टू लो नहीं जा रहे, अब हम लो टू हाई जा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें हमें चाहिए एनर्जी। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इतना क्लियर है? अब पहले हम थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम इसके लेबल डायग्राम्स पे आएंगे। इतना आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो बच्चों, देयर आर टू टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इन विच मॉलिक्यूल मूव पैसिवली विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कोई एनर्जी की जरूरत है तो नहीं, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। across the membrane along the concentration gradient। जो लाइंस में अंडरलाइन कर रही हूं, इसका आपके एग्जाम्स में आंसर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर इन की पॉइंट्स को देख के ही आपको मार्क्स देते हैं। तो ये जो अंडरलाइंड है, ये की पॉइंट्स हैं जो आपको सबसे पहले ग्रास्प करने हैं, और आपके आंसर में इन की पॉइंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या होता है ये? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ दिस पैसिव मूवमेंट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। हमने देख लिया दो टाइप के डिफ्यूजन होते हैं, कौन कौन से? सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ in passive transport, the charged or the uncharged molecule cannot cross the plasma membrane by simple diffusion. For the movement of such molecules, carrier proteins and channel proteins are facilitated. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमारा डिफ्यूजन है सिर्फ गैसेस का, तो वो तो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगी। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन अगर वहां पे कोई बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए, कोई बड़ा आयन आ जाए, इंसुलिन आ जाए, कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ जाए, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए? उनके लिए हमें स्पेशलाइज्ड कैरियर या चैनल्स चाहिए, जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि भैया तुम आ जाओ सेल के अंदर। तो ये जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेल को, उस पार्ट को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Now, for the movement of such molecule, carrier proteins and channel proteins are facilitated. This is known as facilitated diffusion या facilitated movement. In passive transport, one of the critical channel protein called aqua protein. क्या बताया था मैंने आपको aqua protein के बारे में? तो aqua protein कैसा होता है बच्चों? aqua protein है हमारा वाटर चैनल। तो aqua protein क्या है बच्चों? वाटर चैनल। Now is used for the transport of water in plants and animal cells across the plasma membrane. इतना आपको क्लियर है कि जो एक्वापोरेंस होते हैं हमारे, ये क्या है? ये है वाटर चैनल्स, और ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ water across the cell membrane. Now, what is active transport? Now, active transport is a membrane transport in which the molecules are transported against the concentration gradient. कैसा? Against the concentration gradient. अब हम हाई टू लो नहीं, लो टू हाई जा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा। Now, which requires utilization of energy from ATP molecule. Example, sodium potassium pump. In active transport, some are ATP independent, कुछ उनमें से विदाउट ATP के भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ को ATP की रिक्वायरमेंट होती है।
which are transported against the concentration gradient without any energy from ATP hydrolysis। ATP की जगह वो ATP हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का यूज करके एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, शुगर्स, अमाइनो एसिड यूजिंग एनर्जी डिराइव फ्रॉम सोडियम ग्रेडियंट इज कपल्ड ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की कपलिंग हो रही है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, कपल्ड ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी की कपलिंग हो रही है। इतना आपको क्लियर है? अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो बच्चों अब हम समझते हैं लेबल डायग्राम से पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो यहां मैं बना लेती हूं मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कुछ इस तरीके की होती है। इतना क्लियर है बच्चों आपको? अब देखो, ये तो रही मेरी क्या, ये रहा मेरा फॉस्फेट जिसको हम कहते हैं हेड, ये है हमारी टेल। एग्जाम में हर चीज लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेड कैसा होता है बच्चों? तो हेड होता है हमारा हाइड्रोफिलिक, हेड होता है हाइड्रोफिलिक। एंड टेल कैसी होती है? तो टेल होती है हाइड्रोफोबिक। तो टेल हो गई हमारी हाइड्रोफोबिक। इतना क्लियर है? अब हम आते हैं हमारे प्रोटीन्स पे। तो यहाँ है हमारे कैसे, ये रहे मेरे इंटीग्रल प्रोटीन्स और ये रहे मेरे पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो इनको लेबल कर लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स। और ये क्या है? ये हैं हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो ये रहे पेरिफेरल प्रोटीन्स। इतना क्लियर है आपको? अब हम आते हैं हमारे किस पे? मैंने आपको बताया कि जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कुछ चैनल्स एंड कुछ हमारे क्या कहते हैं, एक्वा चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। तो कैसे हमारे चैनल्स? तो जो हमारे चैनल्स होते हैं बच्चों वो कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे चैनल्स। एंड हमारे कैरियर प्रोटीन्स कैसे होते हैं? तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। इतना क्लियर है आपको? अब आ जाओ, इसको लेबल कर देते हैं। तो ये क्या है? ये हैं चैनल्स। अगर इसी का ही एग्जाम्पल लूँ मैं एक्वापोरिन का, तो एक्वापोरिन 8 पोरिन चैनल से मिलके बनता है, ठीक है। तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये रहा वो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसा करके कुछ मेरा क्या बनता है, एक्वापोरिन। अब इसको लेबल कर लेते हैं। तो ये रहे मेरे चैनल्स, इसको कह देते हैं हम आयन चैनल, जिसके थ्रू क्या ट्रांसफर होगा, आयंस का, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब का चैनल्स, इन सब आयंस का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, इन इसके चैनल के थ्रू। इतना क्लियर है आपको? ये क्या है बच्चों? ये है हमारा एक्वापोरिन। एक्वापोरिन से क्या होगा? एक्वापोरिन इज अ स्पेशलाइज्ड वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल। तो ये क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल। इतना क्लियर है आपको? और ये क्या है स्टूडेंट्स? तो ये है हमारा कैरियर प्रोटीन। क्या है ये? ये है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन का क्या एग्जाम्पल होता है? कैरियर प्रोटीन है हमारा GLUT4, जो किसके लिए काम आता है? जो आता है इंसुलिन के ट्रांसपोर्ट के लिए। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ये रहा किसका? पैसिव ट्रांसपोर्ट का डायग्राम। हमारा एक्वापोरिन वाटर चैनल, दिस इज आयन चैनल, कैरियर प्रोटीन जो GLUT4 है। यहाँ पे अगर मेरा
इंसुलिन का मॉलिक्यूल आया तो क्या करता है, वो सेल को ऐसे 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 करके सेल को देगा एंड देन वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ऐसा होता है पूरा कैसा, मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है। अब हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चों, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब आ जाओ, अब वापस से बना लेते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये रही मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पे बना लेते हैं एक चैनल जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोडियम पोटेशियम का। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ये याद रखना है कि सेल के बाहर क्या ज्यादा होता है, सोडियम ज्यादा रहता है। ठीक है, ये चीज रट लो, याद कर लो कि सेल के बाहर क्या ज्यादा रहता है, सेल के बाहर सोडियम ज्यादा रहता है। सेल के अंदर क्या रहता है, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा रहता है। तो सोडियम को क्या कहते हैं, सोडियम इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन। क्या है, सोडियम इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन। एंड हमारा पोटेशियम क्या है, पोटेशियम है हमारा इंट्रा सेल्यूलर कैटायन। इतना क्लियर है आपको कि सोडियम क्या है, सोडियम इज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन एंड पोटेशियम इज इंट्रा सेल्यूलर कैटायन। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एटीपी। क्या चाहिए, हमें चाहिए एटीपी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, सेल के बाहर। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, सेल के अंदर। अगर हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे लाना था तो वो बहुत आसान है। मतलब अगर सोडियम सेल के बाहर है, उसको सेल के अंदर भेजना है तो इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सोडियम सेल के बाहर ज्यादा है और मुझे क्या करना है, मुझे सेल के बाहर सोडियम भेजना है, मतलब जहां सोडियम ज्यादा है मुझे वहां सोडियम भेजना है। मतलब नाउ आई एम टेलिंग इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, मुझे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन भेजना है। हाई टू लो भेजना बहुत आसान है, लेकिन अब मुझे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन भेजना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे एटीपी चाहिए। तो बच्चों एक एटीपी से मैं 3 सोडियम, कैसे, 3 सोडियम के आयंस को सेल के अंदर से सेल के बाहर भेज सकती हूं। कितने, 3 सोडियम को मैं सेल के अंदर से इनसाइड ऑफ द सेल से आउटसाइड भेज सकती हूं। और उसी तरह पोटेशियम कहाँ ज्यादा है, सेल के अंदर, लेकिन मुझे क्या करना है, सेल के बाहर, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे भेजना है। तो अब मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं एक एटीपी से 2 पोटेशियम सेल के इनसाइड से सेल के आउटसाइड से सेल के इनसाइड भेजूंगी। कैसे, आउटसाइड से सेल के इनसाइड भेजूंगी। ठीक है, तो 2 पोटेशियम मैंने एटीपी के इस्तेमाल से भेज दिए और 3 सोडियम मैंने एटीपी के इस्तेमाल से बाहर भेज दिए। इतना क्लियर है आपको। तो ये क्या है बच्चों, ये एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जो है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। क्या होता है, यहाँ पे आएगा सोडियम, ये अटैच होगा फिर सेल के अंदर जाएगा, यहाँ पे अटैच होगा पोटेशियम, ये जाएगा सेल के बाहर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट विल बी इजी फॉर यू।
ये फिगर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एटीपी के यूज से 3 सोडियम मैं सेल के अंदर से सेल के बाहर भेज सकती हूं। क्यों एनर्जी की जरूरत है? क्योंकि सेल के बाहर ऑलरेडी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और मुझे सेल के अंदर से सेल के बाहर भेजना है, लो टू हाई भेजना है। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एटीपी। तो मैंने क्या करा, 3 सोडियम एक एटीपी के इस्तेमाल से सेल के अंदर से सेल के बाहर भेजे। उसी की तरह पोटेशियम कहाँ ज्यादा है? पोटेशियम ज्यादा है मेरी सेल के अंदर, ठीक है। और मैंने क्या करा, बाहर से पोटेशियम सेल के अंदर भेजे। कितने? 2 पोटेशियम मैंने सेल के अंदर भेजे विद द हेल्प ऑफ एटीपी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस मेरे फेवरेट होते हैं एग्जाम में, क्योंकि इनमें बहुत ही कम दिमाग लगाना होता है। सबसे आसान चीज है, हमें पता है कि इनमें से ही कुछ आंसर होगा। तो आ जाओ बच्चों, पहले मैं चाहती हूं आप मेरे साथ साथ मैच करें एंड देन चेक करें कि मैम ने करेक्ट मैचिंग करी है कि नहीं। चलो आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलस का काम होता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो कहाँ है इसमें एग्जाम्पल? तो इसको हम मैच कर देते हैं 5th के साथ कि न्यूक्लियोलस का क्या काम है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आ जाओ नाउ मीजोसोम्स। तो बच्चों हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स रहते हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहती। प्रोकैरियोटिक्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो व्हाट दे हैव मीजोसोम्स एज देयर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जैसा। तो बच्चों मीजोसोम्स क्या होंगे? तो मीजोसोम्स हमारी बॉडी में, हमारी नहीं, प्रोकैरियोटिक्स के साथ, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस होते हैं जो किस चीज के लिए हेल्प करते हैं? जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो मीजोसोम्स क्या है बच्चों? तो मीजोसोम्स आर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसमें? इन प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अब आते हैं वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स वैक्यूल्स हमें पता है, वैक्यूल्स आर मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स फॉर स्टोरेज। तो स्टोरेज प्लांट में करते हैं हमारे सैप वैक्यूल्स। जो अमीबा, पैरामीशियम होते हैं, इनके पास किडनी नहीं होती, तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए उनके पास होते हैं फूड वैक्यूल, सैप वैक्यूल, एंड देन हमारे गैस वैक्यूल्स आते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गे के पास होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये किसके लिए होती हैं? ये करता है हमारा वैक्यूल। तो वैक्यूल का ऑप्शन क्या होगा बच्चों? तो वैक्यूल होंगे हमारे स्टोरेज के लिए। तो स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन करता है? हमारे वैक्यूल्स। अब आते हैं क्रिस्टी। तो क्रिस्टी क्या है? तो क्रिस्टी है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग, जो किस लिए मदद करती है? जो उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करे। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करेगी। तो सरफेस एरिया ऐसे करके कौन इंक्रीज करता है? तो सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन एक फोल्डेड इनवैजिनेशंस की तरह होती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो यहाँ पे क्या है? तो क्रिस्टी कैसी है? इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दैट मच इज क्लियर टू यू। अब बच्चों आते हैं हम अपने राइबोसोम्स पे। तो राइबोसोम्स का नाम सुनते ही क्या याद आ जाना चाहिए? तो राइबोसोम्स होते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अभी हमने देखा था राइबोसोम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग की, उसके पास एमआरएनए होता है जिसके पास कोडॉन्स होते हैं, टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन्स होते हैं। कोडॉन्स, एंटीकोडॉन्स, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स और एमआरएनए मिलके क्या ट्रांसलेट करते हैं?
प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस का। अब बच्चों थाइलेकॉइड्स क्या होते हैं? तो हमारे क्लोरोप्लास्ट में ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड्स। तो थाइलेकॉइड्स कहाँ होंगे? तो थाइलेकॉइड्स आर membranous, thylakoids are membranous sacs in chloroplast। इतना क्लियर है? thylakoids are membranous sacs in chloroplast। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं पेरोक्सीजोम्स। नाउ पेरोक्सीजोम्स हमारी बॉडी में सिमिलर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ये क्या कराते हैं? ये यूरेट सिंथेसिस और कैटालेज की मदद से क्या कराते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये सारी चीजें किसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है? हमारे पेरोक्सीजोम्स का। तो यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है पेरोक्सीजोम्स? तो पेरोक्सीजोम्स क्या करवाएंगे स्टूडेंट्स? पेरोक्सीजोम्स करवाएंगे हमारे ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन या अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन, अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन या ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। अब आते हैं सिस्टर्ने। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था गोल्जी अपैरेटस। क्या पढ़ा था? गोल्जी अपैरेटस के बारे में। ना गोल्जी अपैरेटस जब हमने देखा था तो ऐसी थी मेरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी के साथ एक उधर मुंह करा हुआ स्ट्रक्चर था जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्जी अपैरेटस। तो ये जो इनर फोल्डिंग ऑफ गोल्जी का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। गोल्जी अपैरेटस का क्या काम था स्टूडेंट्स? तो गोल्जी अपैरेटस का मेन फंक्शन था मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्या था? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है ये कहाँ होता है? ये सिस्टर्नी में ही होता है ऑफ गोल्जी अपैरेटस। तो यहाँ पे क्या होगा? गोल्जी अपैरेटस आर डिस्क शेप्ड sacs in Golgi apparatus। सिस्टर्नी आर डिस्क शेप्ड sacs in Golgi apparatus। इतना सब क्लियर है आपको स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे आते हैं आपके आंसर्स पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया, that will become easy for you। चलो, now next move to our next question। Now question number 6 is state the importance of cell wall in प्रोकैरियोटिक सेल। अभी तक उन्होंने पूछा है कि सेल वॉल का प्रोकैरियोटिक सेल में क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स सेल वॉल इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। आपको भी पता है कि हमारी सेल को कौन बचा के रखता है? हमारी सेल वॉल। तो सेल वॉल इज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द सेल विच नॉट ओनली डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, वो हमारी सेल का शेप ही नहीं जब बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम बर्स्टिंग। क्यों ये पॉइंट दिया उन्होंने? क्योंकि वो बचाती है कहाँ? पहाड़ के पानी से, ताकि सारा पानी सेल के अंदर ना आ जाए या सारे गंदी चीजें सेल के अंदर ना आ जाए, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो वो कौन करता है? वो करती है हमारी सेल वॉल। तो सेल वॉल शेप ही नहीं बल्कि सेल को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? बर्स्ट होने में, ताकि सारा पानी अगर सेल के अंदर आ जाएगा तो सेल हो जाएगी बर्स्ट। तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का किसका काम है? हमारी सेल वॉल का। Now, the prokaryotic cells have two types of cell wall in which they are known as gram negative। दो टाइप की सेल वॉल्स होती हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। क्या डिफरेंस होता है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव में? तो बच्चों ग्राम जो सेल वॉल होती है वो यूजुअली कैसी रहती है? इट इज अ शेल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन। ठीक है, तो ये एक शेल है पेप्टाइडोग्लाइकिन का जो डिफर करता है ग्राम पॉजिटिव में एंड ग्राम नेगेटिव में। तो जो हमारे ग्राम नेगेटिव होते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो पेप्टाइडोग्लाइकिन हमें पाया जाता है वो कैसा होता है? वो होता है हमारा, देखो ग्राम नेगेटिव में जो हमें मिलता है वो होता है लाइपोटेकोइक एसिड। कैसा रहता है वो? लाइपोटेकोइक एसिड। ये बना रहता है लाइपोटेकोइक एसिड का। और जो ग्राम पॉजिटिव रहते हैं स्टूडेंट्स, जो ग्राम पॉजिटिव रहते हैं उनका बना रहता है
हमारे पेप्टाइडोग्लाइकिन से। कैसे बना रहता है? पेप्टाइडोग्लाइकिन से। इतना आपको क्लियर है? वो बनाता है पेप्टाइडोग्लाइकिन से। तो इनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं कि हमारा जो सेल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। फिर उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो डिपेंड करती है कि हमारा ऑर्गेनिज्म ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। कुछ हमारी एंटीबायोटिक्स सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को टारगेट करती हैं, कुछ हमारी एंटीबायोटिक्स ग्राम नेगेटिव को टारगेट करती हैं। एंड वंस हमें पता रहता है कि हमारा बैक्टीरिया कौन सा है, हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देख के उसको ट्रीट कर सकते हैं, उस इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये पता करने का कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। Now, the cell wall in prokaryotes, especially in bacteria, has the cell wall covered with heavily glycosylated proteins. क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बचा के रखते हैं होस्ट के सेल में। इनकी सेल वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हर एंटीबायोटिक इन पे असर नहीं कर सकती, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स ही इन पे असर करती है। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ही थिक ग्लाइकोसाइलेटेड सेल वॉल रहती है। नाउ प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोसाइलिक, जिस प्रोटीन से बनी है उस प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलिक। दिस इज इन्वॉल्व इन सेल टू सेल इंटरैक्शंस। ये जो ग्लाइकोसाइलिक है स्टूडेंट्स, इन्हीं की मदद से एक सेल दूसरे सेल से इंटरैक्ट करती है, सेल का रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरियल सेल का हमारी होस्ट सेल में। अब this is involved in cell to cell interaction. Gram positive cell has a thick cell wall with a single plasma membrane and gram negative bacteria has a thin cell wall. हमने देख लिया ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी है, तो वह बनी है हमारे लाइपोटेकोइक एसिड से। एंड ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल किससे बनी है, वो थिक पेप्टाइडोग्लाइकिन से और थिक ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन से बनी रहती है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स आपके लिए? चलो, let's move to our next question, that is question number 7. An eukaryotic cell contains organelle which may be bound by a single membrane, double membrane and a non-membrane bound organelles. Classify the various eukaryotic organelles into these three types. अब ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यूजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? एक होते हैं हमारे मेम्ब्रेन बाउंड, एक होते हैं हमारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और एक होते हैं हमारे, चलो मेम्ब्रेन बाउंड तो है, क्या वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है या वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है? तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड या नो मेम्ब्रेन बाउंड। नाउ दे आर आस्किंग कि आपको तीनों टाइप्स पता हैं, अब आप इनके एग्जाम्पल्स दो और हमें एक्सप्लेन करो। तो स्टूडेंट्स, द यूकैरियोटिक सेल वॉल हैज सेल ऑर्गेनल्स, in this some organelles are bounded by a single membrane. इनमें से कुछ के पास कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ के पास कैसी है, डबल मेम्ब्रेन, और कुछ के पास तो मेम्ब्रेन है ही नहीं। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन हम करते हैं, फर्स्ट आते हैं हमारे बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अब कौन कौन से होते हैं जिनमें एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है? तो द ऑर्गेनल्स बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन आर वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब के पास मेम्ब्रेन तो है बट कैसी है वो, सिंगल मेम्ब्रेन। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आउटर और इनर होती है लेकिन वो फ्यूज कर जाती है एंड वो न्यूक्लियोपोर बना लेते हैं जिसपे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन होता है। तो वो आता किसमें, सिंगल मेम्ब्रेन में। इनिशियली दे हैव डबल मेम्ब्रेन बट लेटर स्टेजेस में वो कैसे हो जाती है, वो फ्यूज हो जाती हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन कौन सा है स्टूडेंट्स, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस। नाउ सेकंड आते हैं बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। अब इनके पास कैसा है, इनके पास आउटर मेम्ब्रेन भी होगी एंड इनके पास
इनके पास आउटर मेम्ब्रेन भी होगी एंड इनके पास इनर मेम्ब्रेन भी होगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं स्टूडेंट्स, तो वो है हमारे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इतना क्लियर है, वो है हमारे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नाउ नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स का क्या मतलब है, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। क्या, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, दे लैक मेम्ब्रेन। तो ये कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इतना क्लियर है आपको। चलो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि वैक्यूल्स क्या हैं, तो वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी बॉडी में किस चीज के लिए, स्टोरेज के लिए। एंड वैक्यूल्स सिंथेसाइज कौन करता है, तो वैक्यूल सिंथेसाइज करते हैं हमारी गोल्जी अपैरेटस। कौन सिंथेसाइज करते हैं, गोल्जी अपैरेटस। नाउ ये जो वैक्यूल्स रहते हैं ये प्लांट में क्या कहते हैं, हम इन्हें प्लांट में कहते हैं सैप वैक्यूल्स। क्या कहते हैं, सैप वैक्यूल्स। प्लांट में क्या काम करते हैं, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट्स के पास कोई हमारा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं रहता। प्लांट में आयन, न्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, इन सब का स्टोरेज कौन करते हैं, सैप वैक्यूल्स। अब आते हैं बच्चों हमारे सेंट्रल वैक्यूल्स। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। लाइटिक वैक्यूल्स जो किसके लिए काम आते हैं, लाइसिस करने के लिए। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था किसके बारे में, फैगोसोम्स के बारे में। फैगोसोम्स क्या होते हैं, जब फैगोसोम एंड हमारा वैक्यूल साथ में मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं फैगोलाइसोसोम्स। उसमें फैगोसोम जो हमारा फूड वैक्यूल है, लाइसोसोम जिसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो लाइटिक एंजाइम्स निकालते हैं जो हाइड्रोलाइज कराते हैं हमारे फूड पार्टिकल को, ब्रेक डाउन कराते हैं, असिमिलेट कराते हैं, देन उनको एक्सक्रीट कराते हैं बॉडी में। तो उन वैक्यूल्स को क्या कहते हैं हम, लाइटिक वैक्यूल्स। क्यों, क्योंकि ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड का। नाउ प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल्स जो प्रोटीन के स्टोरेज में काम आते हैं। नाउ सिर्फ स्टोरेज वैक्यूल्स जो आयंस, मिनरल्स, इन सब के स्टोरेज के लिए काम आते हैं। आयंस, मिनरल्स, इन सब के स्टोरेज के लिए काम आते हैं। नाउ फंगल वैक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, तो जो फंगल में पाए जाते हैं वैक्यूल जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं डिवीजन के लिए या फूड असिमिलेशन के लिए। फूड वैक्यूल स्टूडेंट्स ये कहाँ दिखते हैं हमें, ये दिखते हैं हमें अमीबा में। एंड अमीबा में ये क्या काम करते हैं, ये अमीबा के हेल्प करते हैं फैगोसाइटोसिस के लिए। अब फैगोसाइटोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फैगोलाइसोसोम, जिसमें फैगोसोम क्या है हमारा फूड वैक्यूल एंड लाइसोसोम की मदद से वो लाइसिस करवाता है। इतना क्लियर है आपको। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा पैरामीशियम या अमीबा है, ठीक है, ये हमारा पैरामीशियम या अमीबा है, इसके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास किडनी नहीं है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं वो किस में काम आते हैं, वो काम आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। किसके काम आते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड किडनी वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर सेल के अंदर सारा पानी आ जाए, सेल के अंदर सारा पानी आ जाए तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल चपक करके पिचक जाती है और सारा पानी सेल के बाहर निकाल देती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, वाटर का बैलेंस करना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का।
इतना क्लियर है आपको। इसी के साथ बच्चों आते हैं हमारे गैस वैक्यूल। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे में। सैप वैक्यूल पाए जाते हैं प्लांट्स में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं अमीबा में। फूड वैक्यूल पाए जाते हैं अमीबा में। इतना क्लियर है आपको? नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Peroxisomes share similarities as well as difference with the mitochondria and chloroplast. Comment. पेरोक्सीजोम्स का मेन फंक्शन क्या है बच्चों? पेरोक्सीजोम का मेन फंक्शन है पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करना। अगर हमारी बॉडी में जब वाटर और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है, ये अच्छे से नहीं हो पाता, तो क्या प्रोड्यूस होता है? H2O2 प्रोड्यूस होता है, जो है हमारा पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वापस से ब्रेक डाउन करना वाटर और ऑक्सीजन में, जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो करते हैं वो होते हैं हमारे पेरोक्सीजोम्स। नाउ पेरोक्सीजोम्स क्या काम करते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन कराते हैं, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, वो है यूरेट सिंथेस एंड कैटलेज, जिसकी वजह से क्या कराते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक डाउन कराते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन में। नाउ peroxisomes are the organelles which are small and bounded with membrane. These are involved in energy metabolism in a cell by which they serve as a site for enzymes जो हमने पढ़े, ureasynthesis and catalase involved in metabolic reaction। किसके लिए इन्वॉल्व होते हैं? हमारे breakdown of peroxide. Now these share similarities as well as difference with mitochondria and chloroplast in terms of assembly and replication. पेरोक्सीजोम जो रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी फंक्शन क्या है? ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का एंड एनर्जी प्रोड्यूस करने का। जब ब्रेक डाउन हो रहा है तब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड वो हमारा ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन भी कराता है। लेकिन वो डिफरेंस कहाँ होता है? तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम हमारी जो कह सकते हैं, इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया रहती है हमारी, वो फिजन से डिवाइड नहीं करती, बट पेरोक्सीजोम जो रहते हैं वो डिवीजन कैसा होता है उनका? थ्रू फिजन होता है। एंड स्टूडेंट्स, हमें एक और चीज पता है कि जो हमारे पेरोक्सीजोम्स हैं वो कहाँ से डिराइव्ड है? तो वो डिराइव्ड है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंड उनका रेप्लिकेशन कैसा होता है? बाय फिजन होता है, ये तो हमें पता है। इतना क्लियर है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव्ड है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिवाइड है? नहीं। लेकिन इनका काम सेम कब आता है? डिटॉक्सिफिकेशन का। क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीजोम सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि ये क्या कराते हैं? ये जैसे हमारे क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वैसे ही पेरोक्सीजोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराते हैं स्टूडेंट्स। जो फोटोसिंथेसिस का अगर सपोज नहीं हो रहा, तो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ एक साइकिल चलती है, उसके लिए हेल्प करते हैं हमारे पेरोक्सीजोम्स क्लोरोप्लास्ट में। एंड माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर क्यों है? क्योंकि वो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहे हैं। इतना क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं व्हाट आर ग्लाइऑक्सीजोम्स। नाउ ग्लाइऑक्सीजोम्स एंड पेरोक्सीजोम्स दोनों ही हमारे किसके लिए काम आते हैं? ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं, लेकिन हमारी जो ग्लाइऑक्सीजोम्स रहते हैं वो क्या करवाते हैं? वो करवाते हैं ग्लायोक्साइलेट साइकिल। क्या करवाते हैं वो? ग्लायोक्साइलेट साइकिल। नाउ क्यों? क्योंकि उनके पास यूरेट सिंथेसिस नहीं है, उनके पास ग्लायोक्साइलेट एंजाइम है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? उनकी ग्लायोक्साइलेट साइकिल के लिए, सिमिलरली एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाउ ग्लायोक्सीजोम्स आर स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीजोम्स। इतना क्लियर है आपको? लेकिन उनके पास पेरोक्सीजोम्स वाले एंजाइम्स नहीं होते, उनके पास क्या रहते हैं? उनके पास ग्लायोक्साइलेट साइकिल वाले एंजाइम्स होते हैं।
These ग्लायोक्सोम्स आर फाउंड इन फंजाई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्लायोक्सोम्स हैं ये कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स? ये हमें मिलते हैं प्लांट्स में। कहाँ मिलते हैं? प्लांट्स में। ये हमें मिलते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में, ये मिलते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में, ये यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। नाउ अब आ जाते हैं, नाउ अदर हायर स्पेशली फाउंड इन फैट स्टोरेज टिश्यू एंड जर्मिनेटिंग सेल्स। जो भी जर्मिनेटिंग मतलब अभी अभी जो सीड जर्मिनेट करते हैं, जिनको एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए उनमें ये ग्लायोक्सोम्स बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारी बडिंग जर्मिनेटिंग सीड को मिल पाए। It functions in conversion of lipids into glucose. Now, these contain all enzymes necessary for fatty acid oxidation. ये peroxisomes भी हमारा क्या करवाता है? Fatty acid oxidation. And glyoxysomes क्या करवाता है? Glyoxylate cycle. एनीथिंग, जब भी हम ग्लूकोज को कोई नई चीज से प्रोड्यूस कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा जब भी हम ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम लिपिड से ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्लायोक्साइलेट साइकिल में हम ग्लायोक्साइलेट एंजाइम का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कौन करवाता है? प्लांट्स में और हायर ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन ये यूकैरियोट्स में नहीं होते। तो ये सब कहाँ होता है स्टूडेंट्स? ये सब होता है हमारे ग्लायोक्साइम्स में। ठीक है, इतना क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमारे इस जो सेल ऑर्गेनेल के फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। व्हाई? बिकॉज ये मेरी सेल है, इससे मिलके क्या बना? इससे मिलके बना मेरा टिश्यू। क्या बना? मेरा टिश्यू। यही टिश्यू जब मल्टीपल फंक्शंस करने लगा तो उसको मैंने बोला ऑर्गन। यही ऑर्गन जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ही बीइंग बनाया उसने, तो उसको हमने क्या कहा? ऑर्गन सिस्टम। तो ये शुरुआत कैसे हुई स्टूडेंट्स? इन सब की शुरुआत जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन पाया मेरे, जिसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, इन सब की शुरुआत एक छोटी सेल से हुई। इन सब की शुरुआत एक छोटी सेल से हुई जो लिंक करके बड़ा ऑर्गन सिस्टम बनाया। ये जो छोटी सेल है ये क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। इसके पास इतने फंक्शंस है प्रॉपर, इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि अगर एक भी सेल ने फंक्शन करना छोड़ दिया तो ये मेरा पूरा ऑर्गन सिस्टम हिल जाता है। इस छोटी सेल का फंक्शन करना इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि एक भी चीज ने डिसफंक्शन करा पूरा ऑर्गन सिस्टम फेलियर हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम। अब आते हैं हम इसके आंसर पे। नाउ वी ह्यूमंस डू मैनी टास्क एट अ टाइम। ये कह रहे हैं हम बहुत सारी चीजें करते हैं एक बारी में, इन मैनी वेज इन आर डे टू डे लाइफ। लाइक हम खाना खा रहे हैं, खाना पच रहा है, सो रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हो आप लोग। नाउ ये सारे मैसेजेस क्या करते हैं? नर्व्स पंप कर रही है, मैं अपनी मसल को ऑर्डर दे रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन कर रहा है, मेरे कार्बोहाइड्रेट जेटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकोजेनेसिस हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, साइकिल हो रही है, एक्सक्रीशन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये एक मल्टीपल चीजें एट अ टाइम एक सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर में हो रही होती हैं। Now these tasks are done due to the cell in our body। एक सिंगल सेल के पास न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है, सिस्टर्ने है, ग्लायोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, हमारा साइटोस्केलेटन है, देन हमारे वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इतनी सारी छोटी छोटी चीजें मिलके एक सेल बना रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो ये छोटी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है?
ठीक है, इतना क्लियर है आपको? नाउ दिस सेल इज कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आंसर जस्टिफाई हो गया, मैंने आपको समझा दिया कि जो हमारी सेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने सबके फंक्शंस इतने क्लियरली पढ़ लिए हैं। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप वापस जाइए, एक एक वीडियो ऑर्गेनिल पे बहुत क्लियरली डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है, डू वॉच देम एंड आपको समझ आएगा कि जो हमारी सेल है उसके अंदर हर ऑर्गेनल कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी फंक्शनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। एक भी ऑर्गेनल का फंक्शन अगर खराब हो जाता है तो वो पूरे स्ट्रक्चर का फंक्शन डिसफंक्शन कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। दोनों चीजें किसके लिए काम आती हैं? दोनों चीजें लोकोमोशन के लिए काम आती हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला हमने पढ़ा था कहाँ पे? हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनाते हैं उनमें से एक क्या है स्टूडेंट्स? हमारे सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला, इनके पास कैसा होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर? तो इनके पास अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2। कैसा होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये मैं आपको याद दिला रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हाइलाइट्स हैं इनको याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नाउ सीलिया एंड फ्लैजेला का मेन डिफरेंस क्या है? ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसलिए हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ सीलिया जो रहते हैं स्टूडेंट्स, वो रहते हैं थोड़े स्मॉल साइज के, लेकिन ये लार्ज नंबर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक ये सीलिया है, ये तो ऑल अराउंड भी हो सकते हैं और ये एक या दो भी हो सकते हैं। आपने सुना होगा हमारी जो एपिथेलियम है, अगर वो सीलिया के साथ होती है तो उसे हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि वो खाने को ट्रैवल करने में या खाने को जल्दी मूव करे हमारे ईसोफेगस से नीचे ग्लॉटिस, मतलब हमारे स्टमक तक, तो ये सारी चीज़ों में क्या होती है? सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। अब सीलिया किस स्ट्रक्चर का होता है उस पर एक अलग क्लासिफिकेशन है। अगर वो क्यूबॉइडल से बनी तो क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम, अगर वो फ्लैट से बनी है और अगर वो स्मूथ से बनी है तो अलग अलग क्लासिफिकेशन रहता है सीलिया का। सीलिया का मेन फंक्शन क्या है? लोकोमोशन का, या ट्रांसपोर्ट करना। किसको? हमारे कह सकते हो फूड को, वाटर को और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को। अब फ्लैजिला उसी की जगह कैसा होता है स्टूडेंट? लार्जर इन साइज एंड टिपिकली वैरी फ्रॉम 1 और 2 इन नंबर। ये क्या हो सकते हैं? ये एक भी हो सकते हैं या ये दो हो सकते हैं ज्यादातर। ये बहुत सारे या ऑल ओवर दी एपिथेलियम नहीं पाए जाते। नाउ सीलिया जो रहता है वो दे अकर्स थ्रू आउट द सेल। मैंने आपको दिखा दिया सीलिया कैसा है, दे अकर थ्रू आउट द सेल। फ्लैजिला अगर एक एंड पे है, इनका एक क्लासिफिकेशन होता है, एक एंड पे एक है या एक एंड पे गुच्छे की तरह हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। नाउ सीलिया का जो नंबर होता है स्टूडेंट, जो साइज का नंबर होता है वो क्या होता है? वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। सीलिया का जो साइज नंबर है वो कैसा होता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। अब फ्लैजिला का जो साइज होता है वो 150 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। कैसा हो सकता है? 150 माइक्रोमीटर तक। सीलिया जो रहते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? इट मूव्स इन कोऑर्डिनेटेड रिदम एंड शो स्वीपिंग मूवमेंट, मतलब श्रिवली वाला, धीरे धीरे से स्वीपिंग, झाड़ू लगाते लगाते वाला मूवमेंट होता है उनका। ऐसे धीरे धीरे घसीटते घसीटते भागते हैं और ये एक कह सकते हो रिदम की फॉलो करते हैं। सब साथ में सीलिया मूव करेंगे। अगर इनको खाना नीचे पहुंचाना है तो ये ऐसे ऐसे सब के सब क्या करेंगे? खाना नीचे पहुंचाएंगे एपिथेलियम से। तो सीलिया का जो मूवमेंट रहता है कैसा रहता है? वो स्वीपिंग मूवमेंट का रहता है एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रहता है। वेयर एज जो फ्लैजिलर मूवमेंट रहता है स्टूडेंट्स वो रहता है अनड्यूलेटरी, मतलब छपाक छपाक करके यहाँ चला गया, फिर छपाक करके यहाँ चला गया मेरा ऑर्गेनिज्म। तो एकदम स्वैम्पिंग सा अनड्यूलेटरी मूवमेंट होता है, एक जर्की मूवमेंट कह सकते हो जिसको आप। तो ये मूवमेंट क्या आता है? इसको हम कहते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। अब इतना क्लियर है आपको? नाउ
नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ये कहाँ दिखता है? ये हमें दिखता है प्लांट में। अब मैंने आपको लास्ट इसके जो वीडियो था उसमें बहुत क्लियरली बताया था कि ये जो हमारी प्लांट सेल है स्टूडेंट्स, इसके पास दो सेल वॉल रहती है। जो अंदर है वो हमारी प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो रहती है स्टूडेंट्स, ये दोनों बन रहती है सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज से। सेकेंडरी सेल वॉल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? लिग्निन। क्या कहते हैं? लिग्निन। तो लिग्निन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये देखो यहाँ पे रहता है लिग्निन कुछ इस तरीके का। ये रही मेरी प्राइमरी सेल वॉल, ये एक प्लांट सेल है। यहाँ पे क्या मिलता है मुझे? यहाँ पे मिलेगा मुझे लिग्निन। ठीक है, ये जो लिग्निन रहता है ये क्या काम करता है? ये दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर प्लांट सेल के पास लिग्निन नहीं है तो वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे करेंगे? तो लिग्निन कहाँ मिलता है मुझे? सेकेंडरी सेल वॉल में मिलता है। अब आ जाते हैं हम इनके डिफरेंस पे क्लियरली। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या है बच्चों? द थिन लेयर। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है? इट इज अ थिक एंड रिजिड लेयर। कैसी रहती है? थिक एंड रिजिड लेयर। इसकी रिजिडिटी कौन मेंटेन करता है? तो इसकी रिजिडिटी मेंटेन करता है पेक्टिन। तो पेक्टिन क्या करता है स्टूडेंट्स? पेक्टिन मेंटेन करता है सेकेंडरी सेल वॉल की रिजिडिटी। लिग्निन क्या करता है? लिग्निन दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ने में काम आएगा। लिग्निन कैसा होता है? स्टिकी सा म्यूकस जैसा सब्सटेंस होता है। लेकिन पेक्टिन क्या करता है? पेक्टिन प्रोवाइड करता है रिजिडिटी हमारी प्लांट सेल को। इतना क्लियर है? नाउ जो प्राइमरी सेल वॉल है ये कहाँ मिलती है हमें? यूजुअली ग्रोइंग सेल में मिलती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो रहती है इट इज फॉर्म बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये कहाँ है? ये रही मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये रही कहाँ? इट इज अ प्राइमरी, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में कहाँ मिलती है हमें? सेकेंडरी सेल वॉल। नाउ द प्राइमरी सेल वॉल हैज स्कोप फॉर सेल एक्सपेंशन। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी ग्रोइंग सेल होता है उसको बहुत ज्यादा जल्दी रेप्लिकेट करना होता है तब हमें मिलती है प्राइमरी सेल वॉल। एंड इन सेकेंडरी सेल वॉल जब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हो जाता है तो सेकेंडरी सेल वॉल पेक्टिन से क्या करती है? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। एंड लिग्निन से क्या करती है स्टूडेंट्स? लिग्निन से दो सेल को जोड़ के रखती है और स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है। इतना क्लियर है आपको? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो नेक्स्ट अब आते हैं लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स पे। तो लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल सबसे पहले प्रोड्यूस कौन कर रहा है? तो दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी गोल्जी अपैरेटस। तो कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं? ये दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी गोल्जी अपैरेटस से। दोनों सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में। ये रही मेरी सिक्रीटरी वेसिकल्स, दोनों ने प्रोड्यूस करा सिक्रीटरी वेसिकल्स। अब ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं स्टूडेंट्स, ये अगर बड़ी साइज की हो जाती हैं और इनमें स्टोरेज हो सकता है तो इनको हम कहते हैं वैक्यूल्स। यही सिक्रीटरी वेसिकल्स अगर छोटे साइज की रह जाती हैं तो उनको हम कहते हैं लाइसोसोम्स। नाउ लाइसोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। और लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लाइसोसोम को हम कहते हैं स्यूसाइडल बैग्स। क्या कहते हैं? स्यूसाइडल बैग्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में काम आते हैं। पहली है एपोप्टोसिस हमारी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में, दूसरी है ऑटोफेजी, तीसरी है फैगोसाइटोसिस। तो इतनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए काम आते हैं लाइसोसोम्स। इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। कैसे एंजाइम्स हैं इनके पास? इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं सेल का। इनके पास इतना एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है स्टूडेंट, इतना एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है कि इन्होंने अगर अपनी सिक्रीशंस किसी सेल पे रिलीज कर दिए, उस सेल का उसी टाइम डिसॉल्व हो जाता है और वो सेल उसी टाइम मर जाती है।
क्योंकि ये काम ही उसलिए आते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। अब आ जाते हैं लाइसोसोम्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। वैक्यूल्स कैसे हैं, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड एंड दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे, सैप ऑफ द प्लांट में। यही अगर अमीबा में हो तो उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम, फूड वैक्यूल। कहाँ मिलते हैं हमें, अमीबा में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ मिलते हैं हमें, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी हमें कहाँ मिलेंगे, अमीबा में। और स्टूडेंट्स हमें गैस वैक्यूल कहाँ मिलेंगे, गैस वैक्यूल्स हमें मिलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गे में। कहाँ मिलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे में। इतना क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ लाइसोसोम्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 to 0.5 माइक्रो डायमीटर। अब आ जाओ, द साइज ऑफ वैक्यूल इज वेरीज, मतलब डिपेंड करता है कि अगर बड़ा साइज का प्लांट है, ह्यूज प्लांट है, तो उसका पास को सैप की भी ज़्यादा ज़रूरत है, उसको प्रोटीन की भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए उसके पास ज़्यादा बड़ा वैक्यूल होगा ताकि वो ज़्यादा स्टोर कर सकता है आयंस और न्यूट्रिएंट्स। तो डिपेंड करता है साइज ऑफ द प्लांट में, और ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है तो उस पर डिपेंड करता है वैक्यूल का साइज। अब स्टूडेंट्स, दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्योंकि उनके एसिडिक नेचर की वजह से ही तो वो लाइसिस कर पा रहे हैं। नाउ व्हाट इज हमारा ऑटोफेजी, जब भी सेल के पास कोई भी, सपोज एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया डेड हो गया, बुढ़ा हो गया, अब उसकी सेल को जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा, लाइसोसोम जाके अटैच हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, हमारा लाइसोसोम क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या डिसॉल्व करेंगे, मेरी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को डिसॉल्व करते ही वो रिलीज करेंगे अपने एंजाइम्स, एंड उसी जगह उसी वक्त मेरे माइटोकॉन्ड्रिया की डेथ हो जाएगी और वो सेल के बाहर फेंक दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सेल का मेंटेनेंस करते हैं। कोई भी खराब चीज जिसका यूज अब नहीं है उसको सेल में रख के सेल का स्ट्रक्चर क्यों खराब करना। तो उनको कहते हैं भैया तुम इन कचरे को बाहर निकालो, तो वो सफाई कौन करवाता है, वो करवाते हैं लाइसोसोम्स। अब स्टूडेंट्स, प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या है, मेरे को पता है कि मेरी सेल में फॉर एन एग्जाम्पल ये सेल प्रॉपर फंक्शन, ये ऑर्गेनेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, मैं प्रोग्राम करूंगी मेरे लाइसोसोम को कि इस सेल को जाके डिसॉल्व करो और मारो और सेल से बाहर फेंको। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं स्टूडेंट्स, वो भी कौन करवा रहे हैं, लाइसोसोम्स करवाते हैं। अब लाइसोसोम्स के साथ एक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं टे-सैक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, लाइसोसोमल डिसऑर्डर होता है, इसमें लिपिड्स का अक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन टिश्यू में, जिससे डीजेनरेशन ऑफ द नर्व्स होने लगती हैं और इंसान बहुत ही वीक और लेस कोऑर्डिनेटेड, अनकोऑर्डिनेटेड सा हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं टे-सैक्स डिजीज। अब स्टूडेंट्स, हमारे वैक्यूल का फंक्शन क्या रहता है, वैक्यूल का फंक्शन सिंपल रहता है, स्टोरेज का। कहाँ पे, सैप पे। फूड वैक्यूल का काम क्या है, हमारे अमीबा को खाना खिलाना थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। इतना क्लियर है आपको। फिर हमारे क्या आते हैं, हमारे आते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी अमीबा में मिलता है हमें। उसका वहाँ क्या काम है, उसका काम है हमारे पानी को सेल के बाहर निकालना। अगर सारा पानी सेल के अंदर रह जाएगा तो अमीबा का तो स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो पानी का बैलेंस मेंटेन करता है अमीबा के अंदर। जैसे ही पानी ज्यादा होगा वो एक्सपेल आउट करेगा, फचक करेगा और सेल के बाहर सारा पानी। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन करती है किसमें, अमीबा में। ऐसे ही वैक्यूल का जो मेन काम है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है स्टोरेज का, और डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म वो उसका हमारा कह सकते हो वो वैरी करता है फंक्शन। अब लाइसोसोम्स कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे, थ्रू फैगोसाइटोसिस। क्यों, फैगोसाइटोसिस में फूड वैक्यूल जो है हमारा फैगोसोम एंड हमारा लाइसोसोम
जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फैगोलाइसोसोम, जिसकी वजह से क्या हो पाता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन हो पाता है। किसमें, अमीबा में। इतना क्लियर है आपको। नाउ वैक्यूल्स आर एम्प्टी सैक which lack cytoplasmic material। लाइसोसोम के पास साइटोप्लाज्म होगा तो वो स्टोरेज कहाँ करेगा। अगर मुझे इस रूम में सामान भरना है तो मुझे इसको खाली करना पड़ेगा ना, इसी में ही मैं अगर ऑलरेडी सामान रख दूं तो मैं सामान कैसे भरूंगी। उसी तरह जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं वो क्लियर रहते हैं, खाली रहते हैं, एम्प्टी रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, स्टोरेज का। वेरी गुड। चलो let's move to our next question. Now difference between microtubule and actin filament. Now actin filament comes under microfilament. Very good. Actin filament comes under माइक्रोफिलामेंट। हमने इसका क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था तो 3 चीजें पढ़ी थी। एक थी हमारी माइक्रोट्यूब्यूल, अनदर वन वाज हमारे माइक्रोफिलामेंट, एंड क्या थे स्टूडेंट, थर्ड क्या थे, इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन से, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। किससे बनते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। एक्टिन फिलामेंट्स जो रहते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं एक्टिन एंड मायोसिन से। एक्टिन एंड मायोसिन नाम सुनते ही हमें क्या याद आना चाहिए, मसल्स। अब स्टूडेंट्स मसल्स में ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स में मिलते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन हमारी पूरी बॉडी में रहते हैं, लेकिन मसल्स में वो बहुत ही ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। तो एक्टिन एंड मायोसिन कैसे बनते हैं, हमारे माइक्रोफिलामेंट किससे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे एक्टिन एंड मायोसिन से। माइक्रोट्यूब्यूल्स का साइज सबसे बड़ा रहता है एंड हमारे माइक्रोफिलामेंट्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सबसे थिन साइज के रहते हैं। इनका काम क्या रहता है स्टूडेंट्स, ये कैसे रहते हैं, ये हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में मिलते हैं, लेकिन ये कैसे रहते हैं, ये पतले शीट लाइक स्ट्रक्चर में मिलते हैं। अब जो हमारे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन रहता है स्टूडेंट्स, वो कॉन्स्टेंटली पॉलीमराइजेशन कराता है। माइक्रोट्यूब्यूल के 3 बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। वो क्या है, वो है सबसे पहला सीलिया एंड फ्लैजेला बनना। क्या, सीलिया एंड फ्लैजेला का बनना। दूसरा स्टूडेंट्स क्या रहता है, दूसरा उसका काम रहता है हमारी क्रोमोसोम्स में सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन करना। क्या रहता है, सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन करना। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या रहता है, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है बेसल बॉडी बनाना। बेसल बॉडी कहाँ मिलती है, बेसल बॉडी हमें सीलिया फ्लैजेला में मिलती है। नाउ इनका फॉर्मेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल जो रहते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल के छोटे छोटे प्रोटोनोफाइब्रिल्स को मिलके बनते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन तो हमें पता ही है क्या काम करते हैं, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट, लोकोमोशन के काम आते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन पूरी बॉडी में मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कहाँ रहते हैं, वो मसल्स में रहते हैं। नाउ एक्टिन एंड मायोसिन जो रहते हैं स्टूडेंट्स, वो सबसे पास किसके रहते हैं, वो सबसे पास रहते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। एक पॉइंट है जो हमने मिस कर दिया इसमें, यह था कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म प्रोटोफिलामेंट। क्या है इसका मतलब कि जो हमारे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है वो कॉन्स्टेंटली पॉलीमराइजेशन करता है टू फॉर्म प्रोटोफिलामेंट। क्यों, क्योंकि इसका जो काम है वो सेल को स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी देना होता है। तो इसको प्रोटोफिलामेंट पॉलीमराइज होता है ताकि ये सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखे। इतना क्लियर है आपको। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन फिलामेंट। नाउ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये हमने आज की वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट मेजर डिफरेंस क्या है एक्टिव एंड पैसिव का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज
अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ, लो टू हाई जाने में, और इसमें एटीपी का यूज हो रहा है बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, whereas passive transport is along the concentration gradient। हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट कैसा कर रहे हैं, हाई टू लो, इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता। नाउ अब इन दिस ट्रांसपोर्ट हम क्या यूटिलाइज कर रहे हैं एक्टिव में, एटीपी। अब बताओ पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट है, नहीं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सम मॉलिक्यूल्स आर एटीपी इंडिपेंडेंट, ये हमने देख लिया कि कुछ होते हैं जो बिना एटीपी के भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, जिसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, जो कहाँ आता है स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, आरबीसी में ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर देना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, वेयर एज हमारे जो पैसे हमारे फैसिलिटेटेड रहते हैं, उनमें हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस के लिए, जो थ्रू आयन चैनल्स हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एक्वापोरेंस से हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसुलिन ग्लूट4 से हो रहा है। तो दीज आर कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल्स, जिसके लिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑफ दीज कह सकते हो मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है आपको? चलो, इसी के साथ स्टूडेंट्स खत्म होते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 2 सेल ऑर्गेनल्स के लिए। आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स अब ला है अपनी खुद की वेबसाइट, आपको बस जाना है हमारी वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही स्टूडेंट्स आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको क्लिक करना है इंग्लिश मीडियम पे। जैसे ही आप इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे, आपको एक ऐसा पेज ओपन अप होगा। अगर आपको मेरी बायोटेक की वीडियोस देखनी है तो क्लिक करिए वॉच नाउ पे। वंस यू विल क्लिक ऑन वॉच नाउ, आपको एक ऐसा पेज ओपन अप होगा जिसमें कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियोस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको बस क्लिक करना है कौन सा वीडियो आपको प्ले करना है, एंड घर बैठे ये सब कुछ एकदम फ्री आप देख सकते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स आप इस प्ले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास मेरी पूरी वीडियो अवेलेबल होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं फ्री एजुकेशन, एवरीथिंग फॉर फ्री, फ्रॉम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और हमारी वेबसाइट पे सारी वीडियोस देखिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।